अमीर और गरीब का खाना। विक्रम देर रात अपने दफ्तर से जैसे ही घर में दस्तक देता है, उसके दोनों बच्चे टेबल बजाकर कहते हैं, डैडी आ गए, डैडी आ गए। डैडी, बहुत दिन हो गए, मुझे फ्रेंच फ्राइज खाने का बड़ा मन है। डैडी आ गए, डैडी आ गए। डैडी बहुत दिन हो गए, मुझे फ्रेंच फ्राइज खाने का बड़ा मन है। आज नहीं बेटे, फिर कभी। आज डैडी बहुत थक गए हैं। विक्रम, अगर बच्चों का मन है तो ले चलो ना उन्हें। और जो इतना सारा खाना बनाया है उसका क्या होगा? देखो बच्चों, प्रतिदिन बाहर के खाने से पेट भरना ठीक नहीं है। ज्यादा जंक फूड का सेवन सेहत के लिए नुकसानदायक होता है, समझे? विक्रम, तुम भी ना। अरे अगर एक दिन बच्चे बाहर का खाना खा लेंगे तो ऐसी कौन सी आफत आ जाएगी। तुम बिजनेसमैन के लिए इतने से खाने की बर्बादी कोई बड़ी बात नहीं। और फिर हमें किस चीज की कमी घटी है जो तुम इतना सोच रहे हो? मान्यता शायद तुम्हारी इसी सोच से हमारे दोनों बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। घर का बना खाना इन्हें फीका जान पड़ता है। एक काम करो, ये सारा खाना टिफिन में भर लो, इससे किसी गरीब की भूख मिट जाएगी। विक्रम मान्यता और दोनों बच्चों की जिद के आगे घुटने टेक देता है। तीनों कार में सवार होकर डिनर के लिए बड़े से 5 सितारा होटल में चले जाते हैं। रास्ते में विक्रम अपनी गाड़ी एक मंदिर के बाहर रोकता है, जहाँ एक अपाहिज भिखारी अपनी चरखी पर बैठा भीख मांग रहा था। विक्रम उसे देखकर गाड़ी रोकता है। अरे दे दाता के नाम, तुझको अल्लाह रखे। अरे तुझको रखे राम, तुझको अल्लाह रखे। सुनो भाई, ये खाना एकदम ताज़ा है, इसे तुम रखो। बड़ी मेहरबानी साहब, इस खाने से मेरे दोनों भूखे बच्चों की भूख मिट जाएगी। रात इतनी हो चुकी थी, अगर आज आप ना आते तो न ये खाना नसीब होता, न ही मेरे भूखे बच्चों के पेट की आग बुझ पाती। पैरों की अपंगता ने भूख के लिए बेरोजगार से भिखारी बना दिया है मालिक। अगर अभी मैं ना आता तो क्या साहब, आज खाने की जगह पानी से ही पेट भरना पड़ता। ये हम गरीबों की खातिर आम बात है, मगर देने और दिलाने वाला तो ऊपर बैठा है। लंगड़ा बेबस भिखारी खाना लेकर घर चला आता है। वहीं दूसरी तरफ विक्रम फैमिली के साथ 5 स्टार होटल में आकर ऑर्डर देता है। एक चीज पिज्जा, फुल फ्रेंच फ्राइज और साथ में कोक भी ले आइए। हाँ, और जरा जल्दी कीजिए। कुछ ही पलों में टेबल पर उनका ऑर्डर किया आता है। अयांश और अव्या मजे से खाने लगते हैं। वहीं होटल के बाहर आशीष और भारती नाम के 2 गरीब भूखे भाई बहन उन्हें एक टक निहार रहे थे। इट्स सो यमी डैडी, सचमुच ये फ्रेंच फ्राइज तो एकदम टेस्टी है। अव्या, तुम्हारे फ्रेंच फ्राइज से ज्यादा टेस्टी तो मेरा पिज्जा है। अगले ही पल दोनों खाना रोक देते हैं, जिसे देख विक्रम कहता है, अरे ये क्या, आधा अधूरा खाना खाने की खातिर तुम यहाँ आने की जिद कर रहे थे। जल्दी से ये सारा खाना फिनिश करो। नो डैडी, इट्स टू हैवी। हाँ डैडी, इससे जरा भी ज्यादा हमने खाया तो हमारा पेट फट जाएगा। बस तुम भी ना विक्रम, जरा से ही खाने के लिए खामखा मेरे बच्चों पर बिगड़ रहे हो। अरे इस होटल में डस्टबिन की कमी थोड़ी है। जाओ बच्चों, इसे डस्टबिन में डालाओ। अयांश और आव्या बचा खुचा खाना होटल के बाहर डस्टबिन में डाल देते हैं। तभी आशीष और भारती जैसे उस डस्टबिन में कूद पड़ते हैं और इसे खाने को निकालकर होटल के बाहर ही बैठकर खाने लगते हैं। तभी अयांश और आव्या उन्हें ऐसे खाता देख नाक भौएं सिकोड़ कर कहते हैं, छी 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 छी, आव्या कितने गंदे हैं ये भूखे भिखारी। देखो कैसे हमारा झूठा खाना डस्टबिन से निकाल कर खा रहे हैं। इनके मैले कुचले कपड़े और इनका हुलिया तो देखो, जैसे सालों से नहाए ना हो। शट अप अयांश और आव्या, ये मत भूलो वो दोनों तुम्हारे ही जैसे बच्चे हैं। भूख इंसान से बहुत कुछ करवा देती है। शायद खाने की कीमत का एहसास क्या होता है तुम्हें इस कारण का पता ही नहीं, क्योंकि तुम एक बिजनेसमैन बाप के बच्चे हो। इसके बाद वो चारों कार में सवार होकर घर का रुख करते हैं। तभी तेज तूफानी बरसात शुरू होती है, जिससे सारे रास्ते बंद पड़ जाते हैं। तभी वही दोनों बच्चे उन्हें रास्ते के बीचों बीच आते दिखाई देते हैं। विक्रम बाहर निकल कर कहता है, अरे बच्चों, तुम दोनों वही हो ना जो होटल के बाहर हमें मिले थे? हाँ अंकल, पर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दरअसल बरसात के कारण मेरी गाड़ी गड्ढे में फंस गई है और फिर आगे के रास्ते भी बंद पड़ गए हैं। अंकल, आप और आपका परिवार चाहे तो हमारे घर चल सकता है। यहाँ पास ही की बस्ती में हम भाई बहन का छोटा सा बसेरा है। क्योंकि इस सुनसान सड़क पर देर रात तक रहना मुनासिब नहीं। अक्सर यहाँ चोर उचक्के आप जैसे रईसों की ताक में रहते हैं कि कब आप जैसे लोग यहाँ से गुजरे और वो उन्हें लूट सके। चलो बच्चों। विक्रम के मुंह से हामी भरते देख मान्यता उसे रोककर खुसर फुसर करते हुए कहती है, विक्रम, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? तुम अच्छे से जानते हो कि गरीबों की बस्ती में कितनी बदबू होती है।
हमारे बच्चे रात भर कैसे एडजस्ट करेंगे वहाँ? शट अप मान्यता, तुम्हें इन बच्चों का एहसान मानना चाहिए। इन्होंने हमको पनाह देने की पहल की, जबकि हमारे बच्चों ने होटल के बाहर इनके संग कितना बुरा बर्ताव किया। विक्रम अपने परिवार समेत उन गरीब बच्चों के घर आता है और उनका पिता बिरजू कहता है, अरे बच्चों, आ गए तुम दोनों। अरे तुम तो वही भिखारी हो ना जो कुछ घंटों पहले मंदिर के बाहर मिले थे? तो क्या ये तुम्हारे बच्चे हैं? हाँ मालिक, मैं ही इन दोनों गरीब बच्चों का बेबस बाप हूँ। भारती जल्दी जल्दी घर समेट कर उन्हें बैठने को कहती है। विक्रम कई घंटों तक बिरजू से बातें करता है, तभी आव्या कहती है, डैडी, इनके घर में कितना डस्ट है, यहाँ तो मेरा दम घुट रहा है। डैडी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। भारती बिटिया, बच्चों को खाना दे दो। भारती जल्दी से थाली में खाना निकालकर उन्हें देते हुए कहती है, लो अयांश, खाना खा लो। खाना देखकर अयांश बिगड़ा हुआ मुंह बनाकर कहता है, अरे हटाओ इसे, मुझे नहीं खाना ये फीका सा दाल चावल, ये तो देखने में ही कितना भद्दा बुरा है। हाँ, ये ले जाओ। हमारे डैडी हमारे कहने पर एक बार में ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर देंगे, है ना डैडी? बिल्कुल भी नहीं, देखो बाहर कितनी भारी बारिश है, ऐसे में खाने को दूर दराज तक कुछ भी नसीब नहीं होगा। चुपचाप ये खाना खा लो। शुरुआत में तो दोनों भाई बहन उस खाने को आनाकानी करते हैं, मगर हर एक मिनट के साथ उनकी भूख बढ़ती ही जा रही थी। अब 1 घंटा बीत चुका था। दोनों भूख से बिलबिलाने लगते हैं और सामने से खाने की मांग करते हैं। आशीष, खाना बचा है क्या? भूख के मारे मेरे पेट में जोरों की कबड्डी मच रही है। आशीष बचा खुचा खाना थाली में उड़ेल कर अयांश को परोसते हुए कहता है, लो दोस्त, इस अचार से खाने का फीकापन एकदम खत्म हो जाएगा। जब भी हमारे घर में साग सब्जी के पैसे नहीं होते या जिस रोज मंदिर के भी खाने की कुछ नहीं मिलता, तो हम रोटी बनाकर अचार के संग खा लेते हैं। ऐसा क्या? अयांश जैसे ही खाने का पहला कौर खाता है, उसके मुंह से खाने के बखान की बौछार बरसती है। सचमुच ये खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है, इतना यमी तो होटल का पिज्जा नूडल्स भी नहीं होता। ये सुनकर आव्या भी खाने पर टूट पड़ती है। दोनों को ऐसे चाव से खाते देखकर मान्यता को गरीब बच्चों की भूख और उनकी बेबसी समझ में आती है। कुछ ही देर बाद सुबह हो जाती है। भारती उनके लिए रोटियां बनाकर देते हुए कहती है, ये लीजिए साहब, मैंने इसमें रोटियां बांधी हैं, सफर में भूख मिटाने के काम आएगी। शुक्रिया बच्चों, आज तुमने मेरी आंखों पर चढ़ी अमीरी की पट्टी उतार दी। आज जाकर मुझे खाने की कीमत समझ आई है। गरीब का खाना मान्यता को खाने की कदर बयान कर देता है, जिसके बाद मान्यता और उसके बच्चे भविष्य में फिर कभी खाने की बर्बादी नहीं करते। साथ ही विक्रम बिरजू के बच्चों की देखरेख का भार उठाने लगता है। रील्स बनाने वाली सास। अरे बेटा सौरभ, कहाँ है तू? जल्दी से यहाँ आ, तूने इस डब्बे को मेरे हाथ में तो थमा दिया, इसे चलाना कौन सिखाएगा? तभी सौरभ उर्मिला के पास जाता है और कहता है, अरे माँ, फोन चलाना बहुत आसान है, आप बहुत ही जल्दी से चलाना सीख जाओगी। चलो मैं इसके अंदर एक ऐप डाउनलोड कर देता हूँ, इसमें कई सारी नई नई वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। ये कहकर सौरभ अपनी माँ उर्मिला के फोन में इंस्टाग्राम की ऐप डाउनलोड कर देता है, जिसके बाद वो उन्हें वीडियो दिखाने लगता है। ये देखो माँ, इसमें कितनी सारी वीडियो आ रही हैं, और देखो ये कच्चा बादाम वाली वीडियो बहुत ज्यादा फेमस हो गई है। ये उर्मिला बहुत ही ध्यान से फोन के अंदर वीडियो देखने लगती है और सौरभ उसी समय अपने ऑफिस की तैयारी करके ऑफिस के लिए निकल जाता है। पूरे दिन ऑफिस में काम करने के बाद जैसे ही सौरभ शाम को वापस घर लौटता है, तो उसकी माँ किचन में फोन को रखकर अपनी एक रील बना रही होती है। कच्चा बादाम, कच्चा बादाम, कच्चा बादाम, कच्चा बादाम। उर्मिला को ऐसे कच्चे बादाम गाने पर फोन के सामने नाचते हुए देख सौरभ हंसने लगता है और अपनी माँ उर्मिला से कहता है, अरे माँ, तुम ये किचन के अंदर क्या कर रही हो, वो भी फोन के सामने? अरे बेटा, तू तो पूरे धुर्राटे काट रहा है, तू आ भी गया, मुझे पता भी नहीं चला। तुझे पता है आज मैंने इतनी सारी रील बनाई और लोगों ने मुझे खूब सारे लाइक भी दिए हैं। तेरे ऑफिस जाने के बाद मैंने इस ऐप को अच्छे से चलाया, जिसके बाद मुझे पता चला कि लोग इसी ऐप के अंदर बनाकर अपलोड करते हैं, जिसके बाद मैंने भी अपनी रील बनाई और अपलोड कर दी। अरे वाह माँ, आप तो जीनियस हो, एक ही दिन में फोन चलाना सीख लिया। अपने बेटे से अपनी तारीफ सुनकर उर्मिला बहुत खुश होती है, जिसके बाद से उर्मिला का रील बनाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब सुबह से शाम तक बस रील ही बनाती है, जिसके चक्कर में वो सौरभ का लंच और डिनर बनाना भूल जाती है।
कई दिनों से सौरभ बाहर का खाना खाने लगता है, जिसके कारण वो बहुत गुस्सा होता है। और एक दिन सौरभ अपनी माँ उर्मिला से कहता है, अरे माँ, ये सब क्या है? रोज रोज देखता हूँ जब भी लंच या डिनर का टाइम होता है तुम फोन लेकर बैठ जाती हो और रील बनाने लगती हो। अरे कम से कम मेरे बारे में तो सोचो, मुझे ऑफिस जाना होता है और आपकी वजह से पूरा दिन मुझे भूखे पेट ही रहना पड़ता है। आप मेरे लिए खाना भी नहीं बनाती हो। तो क्या करूं, मैं मर जाऊं? मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है। तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी, मेरी कोई फीलिंग ही नहीं है। ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। रेल बना बनाकर उर्मिला ड्रामेबाज हो जाती है। फिर एक दिन सौरभ रात के समय ड्यूटी से वापस आता है, जिसके बाद वो फिर रसोई में अपनी माँ को फोन के आगे रील बनाता हुआ देखता है, जिसकी वजह से आधा कच्चा और आधा पका हुआ खाना सौरभ के आगे आता है। सौरभ को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी माँ उर्मिला को बहुत जली कटी सुना देता है, जिसे सुनने के बाद उर्मिला बहुत उदास हो जाती है। लेकिन रात को सोते समय जब वो अपने फोन में रील देख रही होती है तो उसमें एक रील ऐसी आती है जिसमें एक माँ अपने बेटे से परेशान होकर उसकी शादी करवा देती है, जिसके बाद उर्मिला को अपने बेटे सौरभ की शादी का ख्याल आता है। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर मैं अपने बेटे सौरभ की किसी अच्छी सी लड़की से शादी करवा दूं तो वो मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं देगा, और ऊपर से घर में एक बहू आ जाएगी जो अपने आप घर की जिम्मेदारियों को संभाल लेगी। अब मैं ऐसा ही करूंगी। उर्मिला उस दिन के बाद से अपने बेटे सौरभ के लिए लड़की ढूंढने लगती है। कई लड़कियां देखने के बाद उसे एक आराध्या नाम की लड़की पसंद आती है, जिससे वो अपने बेटे सौरभ की शादी करवा कर आराध्या को घर ले आती है। आराध्या शादी के बाद घर की जिम्मेदारियों को एक एक करके अपने आप संभाल लेती है। वहीं उर्मिला पूरे दिन इंस्टाग्राम पर रील ही बनाती रहती है। एक दिन उर्मिला इंस्टाग्राम पर रील देख रही होती है, जिसके बाद उसे अपनी बहू आराध्या की एक रील दिखाई देती है। अरे वाह, क्या बात है, मेरी बहू इंस्टाग्राम की रील बनाती है। OMG, इसके फैंस फॉलोअर्स कितने सारे हैं। अगर मैंने इसके साथ रील बनाई तो मैं भी इसकी तरफ फेमस हो जाऊंगी। मेरी बहू तो बड़ी ही छुपी रुस्तम निकली, अभी इसकी खबर लेती हूँ। उर्मिला तुरंत आराध्या के पास जाती है और उसे उसकी रील दिखाते हुए कहती है, बहू ये सब क्या है? आराध्या बहुत डर जाती है और डरते हुए कहती है, वो माँ जी ये तो पुरानी वीडियो है, आप प्लीज गुस्सा मत होइए, मैं इन्हें डिलीट कर दूंगी। आराध्या को ऐसे घबराते हुए देख उर्मिला उसको देखकर हंसने लगती है और हंसते हुए उससे कहती है, अरे पगली, घबरा क्यों रही है? मैं तो तेरी तारीफ करने आई थी, तू तो मुझसे भी तेज निकली। पहले ये बता, तूने इतने फैन फॉलोअर्स बनाए कैसे? उर्मिला का ये बर्ताव देख आराध्या को बहुत अच्छा लगता है, जिसके बाद वो और उर्मिला को सब कुछ बता देती है और कुछ ही देर बाद वो दोनों इंस्टाग्राम की रील बनाने लगती हैं। ऐसे ही उनका सारा दिन बीत जाता है और रात के समय भी वो घर में रील ही बना रही होती हैं। कभी आराध्या अपनी सास उर्मिला की रील बनाती तो कभी उर्मिला अपनी बहू आराध्या की रील बनाती। वहीं रात को जब सौरभ ड्यूटी से वापस आता है तो अपनी माँ और अपनी पत्नी आराध्या को रील बनाते हुए देख लेता है। अरे वाह वाह, क्या बात है माँ, पहले तो आप खुद रील बनाकर सारा समय बर्बाद किया करती थी, अब तुमने आराध्या को भी सिखा दिया। कम से कम इस बेचारी को तो छोड़ देती। बेचारी? अरे कैसी बेचारी, मेरी बहू तो पहले से ही सीखी सिखाई है और इसने मुझे इंस्टाग्राम के फिल्टर्स के बारे में और भी जानकारी दे दी। देखो तो जरा, मैं इस वाले फिल्टर में कितनी खूबसूरत लग रही हूँ। हे भगवान, ये लोगों का कुछ नहीं हो सकता। औरत होती ही ऐसी हैं, संगति संगति ही बिगाड़ती हैं। अरे तुम लोगों ने खाने के लिए तो बनाया होगा कुछ। उर्मिला और आराध्या रील के चक्कर में खाना बनाना तो भूल ही गई थी, जिसके बाद सौरभ को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से बाहर खाने के लिए निकल गया। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहा है। सुबह शाम उर्मिला और आराध्या सिर्फ और सिर्फ रील ही बनाते रहती, जिसकी वजह से सौरभ को बाहर खाना पड़ता है। एक दिन सौरभ सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसके पेट में बहुत जोर का दर्द होने लगता है। अरे ये क्या? पेट में तो बहुत तेज बुरी तरह से दर्द हो रहा है। अब मैं क्या करूं?
अभी तो फ्रेश होकर आया था। सौरभ तुरंत टॉयलेट की तरफ भागता है, जिसके बाद थोड़ी देर बाद वो वापस बाहर निकल आता है और जैसे ही वो अपने शूज पहनने जा रहा होता है उसे फिर से पेट में अजीब सी मरोड़ महसूस होती है और वो फिर से टॉयलेट की तरफ भागता है। लेकिन इस बार टॉयलेट में उसकी माँ उर्मिला पहले से ही मौजूद होती हैं। अरे यार, कौन है अंदर? जल्दी से बाहर निकलो, मेरा पेट दर्द कर रहा है। थोड़ी देर बाद उसके अंदर से उर्मिला बाहर निकलती है और सौरभ से चिल्लाकर कहने लगती है, अरे थोड़ा तो सब्र रख। अरे माँ, सब्र करने का टाइम नहीं है, चलो अब साइड हो, मुझे अंदर जाने दो। ऐसे ही सौरभ धीरे धीरे कई चक्कर टॉयलेट के लगा देता है, जिसके बाद उसकी बहुत बुरी हालत हो जाती है और उसकी ये हालत देखकर उर्मिला और आराध्या तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर जाती हैं। जब डॉक्टर सौरभ को इस हालत में देखता है तो वो उसका तुरंत चेकअप करने लगते हैं। चेकअप करने के बाद डॉक्टर उर्मिला और आराध्या के पास आते हैं और उनसे कहते हैं, बहुत ज्यादा बाहर खाने की वजह से इनको फूड पॉइजनिंग हो गई है, जिसकी वजह से इनके साथ ये सब हो रहा है। अगर दोबारा इन्होंने बाहर का खाना खाया तो अगली बार इससे भी बहुत बुरा हो सकता है। इनके घर का हेल्दी और पौष्टिक खाना खिलाओ ताकि वो जल्दी से ठीक हो सके। तभी आराध्या को ये सुनकर बहुत अजीब लगता है और वो अपनी सास से कहती है, ये सब मेरी गलती है, मैं ही हमेशा रील बनाने के चक्कर में लगी रहती हूँ। मैंने अपने पति के ऊपर तो ध्यान दिया ही नहीं, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अरे बहू, तेरे साथ साथ मुझसे भी बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने भी एक बार भी अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचा और उसे बाहर के खाने पर मजबूर कर दिया। जब से मैंने ये रील बनाना शुरू किया है तब से मेरा बेटा सौरभ मुझसे बहुत ही गुस्सा रहने लगा है, लेकिन अब मैं और रील नहीं बनाऊंगी। सास बहू दोनों ही रील ना बनाने का फैसला करती हैं और उस दिन से सौरभ की हॉस्पिटल में देखभाल शुरू कर देती हैं और उसके लिए ताज़ी सब्जियों से बना हेल्दी और पौष्टिक खाना बनाकर लाती हैं। इतनी केयर और इतना प्यार देखकर सौरभ भी अपनी माँ और उर्मिला को माफ कर देता है और खुशी खुशी उनके साथ रहने लगता है। पैसों के पेड़ पर चुड़ैल। रात के अंधेरे में मदन और चमन दोनों हाथ में लाठी लिए जंगल की तरफ जा रहे होते हैं। तभी मदन कहता है, अरे भाई साहब, इतनी काली रात में हम लोग उस पेड़ के पास जा तो रहे हैं, तुम जानते हो वहाँ पर कितनी भयानक चुड़ैल है। अगर उसने हमें वापस आने न दिया तो हमारा क्या होगा? अरे भाई, तू डरता क्यों है? अबे तू नहीं जानता उस पेड़ पर कितने सारे पैसे हैं। एक बार, बस एक बार उस चुड़ैल को मैं काबू में कर लूं, उसके बाद मैं उस चुड़ैल के पेट से खूब सारा पैसा निकाल लूंगा। पैसों की बात सुनकर मदन चुप हो जाता है और चुपचाप उसके साथ चलता रहता है। कुछ ही देर में वह दोनों जंगल के बीचों बीच पहुंच जाते हैं, जहां वो बहुत बड़ा विशाल पैसों का पेड़ लगा होता है, जिसके ऊपर कई सारे पैसे लगे होते हैं। पैसे देखते ही उन दोनों की आंखें चकाचौंध हो जाती हैं, जिसके बाद चमन से रहा नहीं जाता और वह लाठियां मार मार कर पेड़ के ऊपर से पैसे तोड़ने लगता है। लेकिन तभी अचानक से पेड़ के अंदर से एक बहुत भयानक चुड़ैल निकलकर बाहर प्रकट होती है और उन्हें देखकर बहुत गुस्से में आ जाती है और गुस्से से कहती है, तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम मेरे पैसे के पेड़ से पैसे चुराओगे? रुको, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। चुड़ैल के पैसों के पेड़ से दो भयानक टहनियाँ निकलकर बाहर आती हैं, जिसके बाद वह टहनियाँ मदन और चमन को जकड़ लेती हैं। तभी मदन कहता है, अरे चुड़ैल, मुझे माफ कर दो, अरे मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उस आदमी ने मुझे लालच दिया और उसकी वजह से मैं यहाँ पर आ गया। अरे यही मुझे वहाँ पर लेकर आया है, मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे छोड़ दे। पाप करने वाले का साथ देने वाला भी पापी ही होता है। तुमने इस लालची आदमी का साथ दिया, अब तुम भी पापी हो, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अरे मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, हमें जाने दो, हम बहुत गरीब हैं, हमें पैसों की जरूरत थी। मेरी पत्नी कौशल्या को कैंसर है, मैं उसके इलाज के लिए पैसे जोड़ रहा था, लेकिन मेरे पास समय बहुत कम है। अरे मेरी मजबूरी समझो और मुझे जाने दो। चमन की बात सुनते ही चुड़ैल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह नरमाई के साथ कहती है, तुम कितने अच्छे हो, तुमने अपनी पत्नी के बारे में कितना सोचा और उसके लिए मेहनत भी कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ। तुम्हें इस पेड़ से जितने पैसे चाहिए तुम ले जाओ। ऐसा कहकर चुड़ैल अपनी जादुई शक्तियों से पेड़ के ऊपर से खूब सारा पैसा नीचे गिरा देती है, जिसके बाद चमन और मदन दोनों मिलकर झोली में सारा पैसा भरकर वहां से गांव में पहुंच जाते हैं। जिसके बाद चमन अपनी पत्नी के कैंसर का इलाज करवाता है और खुशी खुशी उसके साथ रहने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मदन भी उन पैसों से अचानक से अमीर हो जाता है।
गांव के सबसे फकीर आदमियों को अमीर होते हुए देख गांव के कई लोग आपस में बात करने लगते हैं। अरे हमारे गांव में ये सबसे गरीब है और जरा देखो तो सही, आज इसके पास धन दौलत सब कुछ है। आखिर ये सब एक ही रात में कैसे बदला? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। क्यों ना हमें इन्हीं से पता करना चाहिए कि आखिर ये एक रात में इतने अमीर कैसे हुए। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पूछने पर ये तुम्हें सब कुछ सच बता देंगे? अरे ये तो हमें तिनके का भी पता नहीं चलने देंगे। उस दिन के बाद से गांव के सभी लोग उनके ऊपर नजर रखने लगते हैं। एक दिन चमन मदन से कहता है, भाई देख, उस चुड़ैल ने हमारी कितनी मदद की, हमें उसे शुक्रिया अदा बोलने तो चलना चाहिए। तुझे पता है ना पिछली बार उस चुड़ैल ने हमारे साथ क्या किया था? क्या पता इस बार भी वो चुड़ैल गुस्से से आकर हम दोनों को मार ही डाले। अरे मेरी मजबूरी देखकर वो चुड़ैल रो पड़ी थी, भला वो कैसे हमें मार सकती है। चलो हमें उसका शुक्रिया अदा तो करना ही चाहिए। चुड़ैल का शुक्रिया अदा करने के लिए चमन और मदन दोनों जंगल की तरफ जाने लगते हैं। ये सब अमरेंद्र और सोमनाथ देख लेते हैं, जिसके बाद वह दोनों उनका पीछा करने लगते हैं। देखते ही देखते चमन और मदन चुड़ैल के पैसे वाले पेड़ तक पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वह पेड़ के सामने खड़े होकर चुड़ैल का शुक्रिया अदा करने लगते हैं। चुड़ैल, आज हम तुमसे कुछ भी मांगने नहीं आए, दरअसल हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए आए हैं। हमारी मदद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। चुड़ैल, मैं बहुत गरीब था, मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन आज तुम्हारी वजह से मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उनके कई बार शुक्रिया अदा करने पर भी चुड़ैल निकलकर बाहर नहीं आती, जिसके बाद मदन चमन से कहता है, अरे भाई लगता है चुड़ैल आज पेड़ पर है ही नहीं, हमें यहाँ से चलना चाहिए। तू सही कहता है, चलो अब चलते हैं यहाँ से। चमन और मदन वापस अपने गांव की तरफ लौटने लगते हैं, लेकिन सोमनाथ और अमरेंद्र जब पैसों के पेड़ को देखते हैं तो उनके मन में खूब लालच आ जाता है। उस समय तो वह कुछ नहीं करते, लेकिन गांव में जाते ही अपने कुछ साथियों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें जंगल के अंदर पैसे वाले पेड़ के बारे में बताते हैं। अरे साथियों, उस पेड़ पर जितना पैसा है कि हमें कभी जिंदगी में कमाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना पैसा तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा। अगर हम सभी मिलकर उस पेड़ को ही काट कर ले आए तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। गाँव के कई लोग उनकी बातों में आ जाते हैं, जिसके बाद वह दोनों गांव के लोगों को रात के समय चुड़ैल के पैसों वाले पेड़ के पास लेकर पहुंच जाते हैं। इतना पैसा देखते ही गांव के सभी लोग पेड़ के ऊपर झपट पड़ते हैं और पैसा तोड़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ अमरेंद्र और सोमनाथ पैसे के पेड़ को ही काटना शुरू कर देते हैं। तभी उसके अंदर से चुड़ैल निकलती है और गुस्से से गाँव के सभी लोगों को पकड़ पकड़ कर खाना शुरू कर देती है। तुम इंसानों की फितरत कभी नहीं बदल सकती, तुम जैसे लालची इस दुनिया में और कोई नहीं हो सकते। आज मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। देखते ही देखते चुड़ैल गांव के कई लोगों को मार देती है। चुड़ैल को देखकर सोमनाथ और अमरेंद्र दोनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन चुड़ैल अपने पेड़ की टहनियों के सहारे उन दोनों को जकड़ लेती है। अरे मुझे छोड़ दे, मैं आज के बाद कभी लालच नहीं करूँगा। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अरे हमें माफ कर दो, हमें छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम सबको मार दूंगी। चुड़ैल उन दोनों को अपने मुंह से निगलने ही वाली होती है कि वहाँ चमन और मदन एक तांत्रिक बाबा को लेकर पहुँच जाते हैं। तांत्रिक बाबा अपने मंत्रों द्वारा चुड़ैल को काबू में करते हैं और उससे कहते हैं, अरे चुड़ैल इन लोगों को क्यों मार रही है? छोड़ दे इन्हें, और इनकी शक्ल देख, इन्हें इनकी गलती का कितना पछतावा हो रहा है। नहीं छोड़ूंगी, मैं इन लालचियों को नहीं छोड़ूंगी, मैं इन्हें जान से मार दूंगी। देख चुड़ैल, इन्हें मारकर तुझे कुछ नहीं मिलेगा, इन्हें छोड़ दे, क्योंकि गलती करने से बड़ा माफी देने वाला होता है। इन्हें माफ करके तो इन्हें प्रायश्चित करने के लिए छोड़ दे। तांत्रिक की बात मानकर चुड़ैल उन्हें छोड़ देती है, जिसके बाद वे दोनों अपनी गलती का पछतावा करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। गांव की गवार बहू का जादुई दर्पण। 50 वर्षीय मॉडर्न मेनका हॉल में बैठी थी कि डोरबेल की आवाज सुनकर झट से दरवाजा खोलती है, जहां सिद्धांत और उसके बगल में दुल्हन के लिबास में एक लड़की खड़ी थी। सिद्धांत, अरे तेरे संग ये लड़की कौन है? माँ, ये आशना है, मेरी पत्नी और आपकी बहू। ये सुनकर सिद्धांत की माँ मेनका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो शहरी स्वर में कहती है, अरे शहर की सारी लड़कियां मर गई थी क्या जो तो इस गांव की गवार को उठा लाया? तू तो काम के सिलसिले में पटना गया था ना, साथ साथ इस पिटारे को भी उठा लाया। एक तो इसका भद्दा काला रूप, ऊपर से ये देहाती पहनावा मेरी आंखों में चुभ रहा है। माँ, आशना मेरी जिंदगी का हिस्सा है और अब से आपकी बहू भी, समझिए आप। ये कहकर जैसे सिद्धांत आशना के संग कमरे की ओर बढ़ ही रहा होता है, मेनका का छोटा बेटा रोनित सिया नाम की मॉडर्न लड़की से शादी रचाकर चला आता है। हे मॉम, मीट माय वाइफ सिया।
है ना सासू माँ? अरे वाह रोनित बेटा, क्या बहू लाया है। देख ले सिद्धांत, ये है सिया। सिया के सामने तेरी इस गवार बीवी का कोई मेल नहीं बैठता। अपनी माँ मेनका का बहुओं के प्रति भिन्न बर्ताव देख सिद्धांत कहता है, आशना के लिए आपके मुंह से अंगारे बरस रहे, वहीं शहर से होने के चलते सिया का स्वागत सत्कार हो रहा है। ये भेदभाव क्यों माँ? शट अप सिद्धांत। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे और इस बहन जी में जमीन आसमान का फर्क है। कहाँ मैं मॉडर्न और कहाँ ये गांव की गोरी। ओह नहीं, छोड़ी। अगले दिन सिद्धांत काम के सिलसिले में बाहर चला जाता है, जिसके बाद आशना के प्रति सास मेनका, नंद वनीला और देवरानी सिया समेत सभी की जातियां शुरू हो जाती हैं। माँ कहाँ हो आप? जल्दी आओ। अरे क्या हुआ मेरी बेटी को? माँ मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है, मगर अब तक ब्रेकफास्ट रेडी नहीं हुआ। क्यों री गवार की गवार, कौन से पहाड़ तोड़ रही थी जो अब तक मेरी बेटी का ब्रेकफास्ट तैयार नहीं किया? माँ जी एक सवेरे से तो मैं काम ही किए जा रही हूँ, नाश्ता सिया भी तो बना सकती थी। मैं और नाश्ता बनाऊं? एक्सक्यूज मी, कल ही पूरे 5000 की नेल एक्सटेंशन करवाया है मैंने। माँ आजकल इस देहातन बहन जी की जुबान बहुत जरूरत से ज्यादा चल रही है, सिया भाभी से भी जुबान लड़ा रही है। सुनो गवार की गवार, बिना चूचे पड़ के काम काज कर, वरना अपना बोरिया बिस्तर उठाकर चलती बन। ये कहकर सभी चले जाते हैं। समय गुजरता है। एक दिन आशना साफ सफाई कर रही थी, तभी घर के बाहर गाय की गुहार सुनकर वो कहती है, भूख प्यास के मारे इस गौमाता का चेहरा कैसे कुमला गया है, इसे कुछ खिला देती हूँ। आशना रसोई घर का रुख करके गाय को खाना खिलाती है। तभी उसकी सास और देवरानी वहाँ आ खड़ी होती हैं। सिया अपनी सास के कान भरती हुई कहती है, देख लीजिए सासू माँ, ये गवार गाय पर मेहरबान होकर भंडार घर को खाली कर रही है। क्यों रे देहाती, मेरे घर का राशन क्या फ्री फोकट में आता है जो इस गाय का पेट भरने में भूखे जा रही है? अब से अगले 2 दिन तक तेरा खाना बंद। बेजुबान जानवर की भूख मिटाने के चलते बेचारी आशना खुद भूखी रहकर सांस की जितनी भी यातनाएं हैं उन्हें सहती है। फिर एक रोज एक बाबा उनके घर का दरवाजा खटखटाते हैं। सिया सामने से आकर कहती है, कहो कौन हो तुम? भूखा फकीर हूँ बेटी, कुछ खाने को हो तो दे दो। एक भूखे की भूख मिटाओगी तो भगवान तुम्हें बढ़ोतरी देगा। अरे क्या ये भंडारा बट रहा है यहाँ पे? बहुत देखे तुम्हारे जैसे लुटेरे ठगी फकीरों को, अब जाओ यहाँ से। सिया को कमरे का रुख करते देख आशना बाबा को रोकते हुए कहती है, जरा ठहरिए बाबा, मैं आपको भोजन देती हूँ। आशना अपने हिस्से का भोजन बाबा को दे देती है, जिसे खाकर बाबा तृप्त होकर चले जाते हैं। फिर एक रोज सफाई के दौरान आशना के हाथों एक वॉस गिर जाता है। तभी मेनका वहाँ आकर कहती है, अरे अब क्या आफत मचाया तूने? माफ करना माँ जी, ये गुलदस्ता मेरे हाथों से गिर के टूट गया। ये देखकर मेनका गुस्से में आशना को जोरदार तमाचा जड़ते हुए उसके बाल पकड़कर कहती है, जाहिल गवार, बिना तोड़ फोड़ के एक काम नहीं कर सकती क्या? अब ये नुकसान क्या तेरा बाप भरेगा? ना कोई काम काज सही से आता है, ना ही पहनावा ओढ़ावा। 100% सच कहा माँ जी आपने। जब देखो फीकी पुरानी साड़ी पहनकर डोलती रहती है। किसी एंगल से ये इस घर की बड़ी बहू लगती ही नहीं। अरे काहे की बहू, मेरे लिए ये सिर्फ एक बाई है, बाई यहाँ पे। ये सब कुछ सुनकर आशना रोते बिलखते एक शांत सुनसान सड़क पर बैठ जाती है। तभी सामने से वही बाबा चल कर आते हैं। अरे बेटी, तुम तो वही हो ना जिसने मुझे अपने हिस्से का भोजन मुझे दिया था? तुम रो क्यों रही हो? क्या बताऊं बाबा, मेरी सास मेरे गांव से होने की वजह से मुझसे बेहद ही भेदभाव करती है। वो मुझे जरा भी पसंद नहीं करती, हमेशा अपनी शहरी बहू का बखान करती है और मुझे धुतकारती है। काश कि मैं भी शहरी सास सज्जा कर सकती। फिक्र मत करो, मेरे पास तुम्हारी समस्या का निवारण है। बाबा अपने झोले से टटोल कर एक दर्पण आशना को देते हुए कहते हैं, ये लो, ये एक जादुई दर्पण है। इसे जाकर जैसे ही तुम अपने कमरे की दीवार पर लगाओगी, इस दर्पण का सूक्ष्म आकार विशाल हो जाएगा। तुम इसके आगे बैठकर जिस भी रूप की मांग करोगी वो पूर्ण होगा। मगर सांझ के सूर्यास्त के संग तुम्हारा सुंदर रूप ढलने लगेगा। तब तुम इस जादुई दर्पण के पास जाना, लेकिन स्मरण रहे, बिना अपने रूप को प्राप्त किए इस दर्पण के सामने से मत हटना, वरना ये सदा के लिए टूटकर बिखर जाएगा। आशना जादुई दर्पण को घर लाकर बाबा के कहे अनुसार उसी जैसे ही अपने कमरे में सजाती है। दर्पण बड़ा हो जाता है। वो उसके सामने खड़ी होकर कहती है, जादुई दर्पण,
इसी पल मेरे इस गांव के रूप को छीन ले और सुंदर से शहरी रूप में मुझे सजा दे। एकाएक जादुई दर्पण के भीतर से एक तेज चमक प्रकाशमान होकर उसके रूप में समा जाती है। आशना खुद को स्पर्श करती हुई कहती है, आह, क्या ये सचमुच मेरा ही अक्स है? इस जादुई दर्पण ने तो मेरे रूप की काया पलट ही कर दी। आशना का नया रूप देखकर सभी का चेहरा पीला पड़ जाता है। माँ जी, कैसी लग रही हूँ मैं? लगता है सास के स्वर ने तुझ पर विशेष असर किया है। तेरे इस वेशभूषा से संतुष्ट हूँ मैं। सास के मुंह से अपने रूप की सराहना सुनकर आशना बहुत खुश होती है। जैसे ही सांझ होती है, आशना अपने पुराने रूप के अस्तित्व को ढलता देखकर भागकर कमरे का किवाड़ बंद करके जादुई दर्पण के सामने आकर कहती है, ए जादुई दर्पण, जल्दी से मेरे शरीर को शहरी सुंदरी रूप प्रदान करो। जादुई दर्पण आशना को सर से पांव तक नए रूप में परिवर्तित करता है। 1 महीने का पड़ाव पार होते ही सिद्धांत घर आकर आशना के नए अक्स को देखकर कहता है, आशना, ये कैसी वेशभूषा पहनी है? सिद्धांत जी, मैंने ये पहनावा अपनी पसंद से नहीं बल्कि ससुराल और सासू माँ के यातनाओं ने मुझे गांव से शहर की होने पर विवश कर दिया। आशना, मैंने तुम्हारी सादगी से प्यार किया था, मगर सभी की चंद बातों से तुमने अपना चेहरा ही बदल दिया। समय गुजरता है। आशना हर सवेरे उठकर जादुई दर्पण के आगे अपना रूप परिवर्तित किया करती थी और सांझ होते ही शहरी रूप ढलता देखकर वो एकांत में अपने जादुई दर्पण के आगे आज कहती है, ऐ मेरे जादुई दर्पण, जल्दी से मेरे इस कुरूप चेहरे को सुंदर चेहरे में बदल दो। जैसे ही जादुई दर्पण अपना असर शुरू करता है, मेनका के गिरने की आवाज सुनकर आशना अपने अधूरे रूप के साथ उठ जाती है। उसी पल दर्पण टूटकर चूर चूर हो जाता है और आशना का पुराना रूप प्रकट हो जाता है। वो अपनी जख्मी सास को अस्पताल लेकर आती है। कुछ घंटों बाद मेनका बेहोशी से बाहर आती है। सासू माँ, अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? बहू, ये तेरा स्वरूप कैसे बदल गया? सासू माँ, मेरा वो शहरी स्वरूप एक जादुई प्रतिबिंब से बना था। आज उस दर्पण के टूटते ही मैं पुनः भद्दी बहू बन गई। बहू, आंसू मत बहा। आज मैं जान चुकी हूँ, इंसान का आकर्षण नहीं बल्कि स्वभाव ही उसका सच्चा श्रृंगार है। तेरा दिल दर्पण की भांति एकदम साफ है। तू तो सच्चा हीरा है। शहरी सोच रखने वाली मेनका का नजरिया बदला देख आशना की आंखें भर आती हैं और दोनों सास बहू बीती बातें भूलकर नए सिरे से शुरुआत करती हैं। कुछ 10 छोटे छोटे बच्चे अपनी क्लास टीचर हेमा के साथ स्कूल की तरफ से ताजमहल देखने जा रहे थे, जिसके लिए उन्हें रात की 10 बजे की ट्रेन में जाना था। बच्चों के माँ बाप उन्हें स्टेशन पर हेमा और पीटी टीचर मोहित के साथ छोड़कर चले जाते हैं। ट्रेन के इंतजार में बच्चे स्टेशन पर फुटबॉल खेलने लगते हैं। तभी कार्तिक की बॉल जोर से मारने पर एक कांच की बोतल फूट जाती है, जिसमें से धुआं निकलता है और एक चुड़ैल आजाद हो जाती है। अरे कार्तिक, ये तूने क्या किया? देख, तूने बोतल फोड़ दी। अच्छा हुआ मैम ने हमें नहीं देखा, वरना डांट पड़ती। हाँ यार, अरे कोई नहीं ना, एक खाली बोतल ही तो थी। शुक्र है, अनजाने में ही सही, लेकिन इन छोटे छोटे बच्चों ने मुझे यहाँ से आजाद कर दिया। कितने सालों से मैं इस बोतल में कैद थी, दम घुट रहा था मेरा। उन तांत्रिकों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे बच्चों, इधर आ जाओ और हाथ पकड़ लो सारे बच्चों एक दूसरे का। जी सर। अरे मैडम, एक बार ट्रेन में चढ़ाने से पहले गिनती कर लेना। हाँ हाँ बिल्कुल, जल्दी से लाइन लगा लो एक एक बच्चा। चलो अब आप सब एक एक करके ट्रेन में चढ़ती जाना मेरी गिनती के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मोहित बैग ले लो, सारे बच्चे ट्रेन में चढ़ गए। जी मैडम। अरे बच्चे कहाँ जा रहे हैं? मुझे इनके पीछे जाना होगा। इस तरह सारे बच्चे ट्रेन में बैठकर शोर मचाने लगते हैं। वहीं चुड़ैल भी उनके पीछे ट्रेन में आ जाती है। आखिर ये चुड़ैल बच्चों के पीछे ट्रेन में क्यों जा रही थी? क्या वो इन बच्चों को मारने जा रही थी या बात कुछ और थी? जानने के लिए कहानी में आगे चलते हैं। बल्ले बल्ले ती शावा शावा, शावा पियो ती कावा कावा। आज तो हम घूमेंगे ट्रेन में, आहा आहा। ये गाना खत्म हुआ, पर जर्नी तो अब शुरू होगी। मजा तो तब आएगा जब ये ट्रेन चलेगी और उसकी ठंडी ठंडी हवाएं खिड़की से हमारी तरफ आएंगी। पता है, मैं कभी भी ट्रेन में नहीं बैठा हूँ, पर मैं तो बैठी हूँ। मैं पिछले साल ही मम्मी के साथ कुल्लू मनाली गई थी। हाँ,
तो तू क्यों आई है? घर पर ही रहती ना। क्यों? मैं क्यों नहीं आ सकती? तुम लोग ही आओगे क्या मैम के साथ? अच्छा, अब ज्यादा बन मत, चुपचाप बैठ जा। अरे बच्चों बस, तुम तो अभी से ही शोर मचाने लग गई। अभी टाइम लगेगा, चुपचाप बैठो। ओके, सॉरी सर। चुड़ैल उन बच्चों के ट्रेन की सीट के ऊपर ही थी। उन्हें देखकर वो कहती है, ये बच्चे हंसते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं। इन्हीं की बदौलत मैं उस बोतल से आजाद हुई हूँ। मुझे इनका शुक्रिया तो करना होगा, पर कैसे? बच्चे बात कर ही रहे थे कि मोहन की नजर चुड़ैल पर जाती है और चुड़ैल अपने हाथ के इशारे से उसे चुप कराकर अपने पास बुलाती है। तभी धीरे से मोहन भूमि के कानों में कहता है, भूमि, सीट के ऊपर देख, मुझे चुड़ैल आंटी दिखाई दे रही है और वो मुझे बुला रही है। अरे हाँ, वो तो मुझे भी दिखाई दे रही है और मुझे भी बुला रही है, लेकिन कितनी डरावनी है। तभी चुड़ैल बच्चों को चॉकलेट दिखाकर अपनी सीट पर बुलाती है और बच्चे चले जाते हैं। अरे आंटी, क्या ये चॉकलेट हमारी है? हम खाएंगे इसे? हाँ बच्चों, तुम्हारी है और मैं सबको चॉकलेट दूंगी। अब जल्दी से बताओ, उस बॉल से किसने उस कांच की बोतल को तोड़ा था? अरे आंटी, वो देखो जो लॉलीपॉप खा रहा है ना, उस कार्तिक ने ही उस कांच की बोतल को जोर से तोड़ दिया था बॉल से। आप उसे डांटोगी? वो बोतल आपकी थी। नहीं नहीं बच्चों, मैं डांटूंगी नहीं, मैं तो शाबाशी दूंगी, क्योंकि एक गंदे अंकल ने मुझको उस बोतल में बंद कर दिया था। कार्तिक ने उस बोतल को तोड़ दिया तो मैं बाहर आ गई। इसीलिए मैं आप सब बच्चों को थैंक यू कहूंगी। और हाँ, अपनी मैम को कुछ मत बताना। ओह, तो हम अभी कार्तिक को बुलाते हैं। कार्तिक, कार्तिक, जल्दी ऊपर आओ, आंटी हमें चॉकलेट देंगी, मैम को मत बताइयो। तभी कार्तिक और बाकी बच्चे दोनों तरफ की ऊपर की सीट पर बैठकर चुड़ैल से बातें करने लगते हैं और हंसने लगते हैं। उन दोनों टीचर को भी कुछ पता नहीं चलता, लेकिन बीच में ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है जहां राघव को मना करने पर भी वो स्टेशन पर चला गया। तभी राघव को एक उड़ती हुई पतंग पटरी पर मिलती है, जिसे उठाने वो चला जाता है। इतने में उसका पैर फंस जाता है और ट्रेन चलने लगती है। बचाओ, मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता। राखी, मोहन, भूमिका, मुझे बचाओ। चुड़ैल आंटी, चुड़ैल आंटी, राघव पटरी पर फंस गया है। अब जल्दी से उसे बचा लो, वरना उसके ऊपर ट्रेन चल जाएगी। अरे ये क्या किया राघव? तुम सब यही रहना, मैं राघव को अभी बचाकर लाती हूँ। ट्रेन चलना स्टार्ट हो जाती है। इतने में चुड़ैल राघव का पैर जल्दी से निकालकर उसे उठा लेती है और ट्रेन में ले आती है। तभी रोते हुए राघव कहता है, मम्मी, मम्मी, आज तो मेरे ऊपर ट्रेन ही चढ़ जाती। ऐसे रो मत, चुप हो जाओ, कुछ नहीं हुआ, ठीक हो तुम। मैं हूँ ना, मैंने बचा लिया। थैंक यू चुड़ैल आंटी, आप नहीं होती तो मैं मर जाता। अरे ऐसे नहीं बोलते, अगर तुम सब बच्चे बॉल से नहीं खेल रहे होते तो मैं बाहर नहीं आ पाती और फिर तुम्हें कैसे बचाती? ठीक है आंटी। अरे बच्चों, बहुत देर से तुम्हें देख रही हूँ, ये तुम किससे बातें कर रहे हो? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं मैम, हम तो आपस में ही बातें कर रहे हैं। ठीक है, आप चुपचाप सीट पर बैठ जाओ, अभी 3 घंटे और हैं। मैम, मुझे और कार्तिक को वॉशरूम जाना है। मैम, मुझे भी। आई गो टू वॉशरूम प्लीज। अच्छा मोहित, तुम बाकी बच्चों का ध्यान रखो, इन तीनों बच्चों को मैं वॉशरूम से ले जाकर आती हूँ। ओके मैम। हेमा तीनों को वॉशरूम ले जाती है, जो कि दूसरे डिब्बे की ओर होता है। बच्चे एक एक करके वॉशरूम यूज करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ट्रेन में अचानक से उसी जगह आग लग जाती है। आधे बच्चे ट्रेन के दूसरी तरफ होते हैं और आधे बच्चे हेमा के पास। ऐसे में बच्चे जोर जोर से रोने लगते हैं और हेमा चिल्लाती है, अरे कोई बचाओ, हमें बचाओ, वरना हम जल जाएंगे। बचाओ, बचाओ, अब क्या होगा? हम जल जाएंगे, हम ही मर जाएंगे। हाँ मैम, हम ताजमहल नहीं देख पाएंगे कभी भी। अरे तुम्हें ताजमहल की पड़ी है? यहाँ हमारा ही ताजमहल बन जाएगा एक बार इस ट्रेन में भुन गए तो। अरे ये क्या, दोनों तरफ बच्चे आग में फंसे हैं। मुझे जल्दी से इन्हें बचाना होगा, लेकिन अगर मैं इस आग में उतर कर गई तो मेरी जान भी जा सकती है, पर फिर भी मैं बच्चों को बचाऊंगी।
ये बोलते ही चुड़ैल मोहित के साथ वाले बच्चों को आगे के डिब्बे में छोड़ कर आती है। तभी मोहित डर कर कहता है, चुड़ैल बच्चों दूर हटो, ये हमें मार देगी। सर, ये हमें मारेंगी नहीं, बल्कि इन्होंने ही अभी मेरी जान बचाई थी। आओ बच्चों, जल्दी से इस वाले डिब्बे में पीछे चले जाओ। ऐसा बोलकर चुड़ैल बच्चों को दूसरी तरफ भेज देती है और अपनी फूंक से आगे की आग को बुझाने की कोशिश करती है। आग काफी हद तक कम हो जाती है लेकिन बुझती नहीं है। चाहे आग में ही मेरी जान क्यों ना चली जाए, लेकिन मुझे बच्चों को बचाना ही होगा। चुड़ैल उस आग में कूदकर हेमा की तरफ चली जाती है। आग में घुसने से वो थोड़ी थोड़ी पिघलने लगती है। बच्चों, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बचा लूंगी। चुड़ैल मैम, आप घबराओ मत, चुड़ैल आंटी हमें बचाने आई हैं। चुड़ैल 2 बार उस आग से गुजरकर सबको बचा लेती है और पूरी तरह से पिघलकर जमीन पर गिर जाती है। बच्चों, तुम ठीक तो हो ना? मैं तुम्हारा शुक्रिया करना चाहती हूँ कि तुमने मेरी जान बचाई। पर आंटी, हमारी वजह से आपकी ये हालत हो गई, अब आप हमें छोड़कर चली जाओगी क्या? जाना तो पड़ेगा बच्चों, ये जान भी तो तुमने ही बचाई थी। मैंने अपनी जान तुम पर कुर्बान कर दी। ऐसा कहकर चुड़ैल पूरी तरह से जलकर गायब हो जाती है। ये देखकर सभी बच्चे रोने लगते हैं। मोहित और हेमा को कुछ समझ नहीं आता। उनके पूछने पर बच्चे उन्हें सब बताते हैं और अगले दिन वो ताजमहल देखने पहुंच जाते हैं।